नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव लर्न एंड प्रेप राजस्थान के डिजिटल मंच पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ताकि हम सेशन की ओर बढ़ते हुए प्रश्नों की ओर श्रृंखला में चलेंगे। साथियों, आज हम इस श्रृंखला के साथ साथ हम यहाँ स्टैटिक जीके का भी यहाँ पर आपको प्रश्न बताएंगे। साथियों, किस प्रकार स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं, तो करंट के साथ साथ आपको बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथियों का निवेदन करता हूं मैं सभी से, जल्दी से इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। साथियों, बहुत बढ़िया। प्रद्युमन जी मीणा का राधे राधे जय श्री कृष्णा, राहुल जी लवंशी को राधे राधे जय श्री कृष्णा, बबलू जी गौचर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं, और यहाँ पर प्यारे शिवम जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। प्यारे विद्यार्थियों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको रेगुलर क्लास लेकर आ रहा हूं। साथियों, अपनी मंजिल आपके ज्यादा नजदीक हो चुकी है, क्योंकि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। आपके सामने एक वैकेंसी का भी जिक्र करता हूं। साथियों, आपके जेवेनल की वैकेंसी, उत्पादक की वैकेंसी है। इस वैकेंसी के फॉर्म आपके 22 फरवरी से भरना प्रारंभ हो जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने आईटीआई कर रखा है उन विद्यार्थियों के लिए 216 पोस्टों पर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी को एक बार आप जरूर भर देना। साथियों, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जो बता रहा हूं इस चीज का ध्यान रखना। थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं। साथियों, आपके सामने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना आज की पहला क्वेश्चन क्या कहता है करंट अफेयर का। साथियों देखिए सही, यहां पर उम्मीद कर रहा हूं मैं, सैंग खिहलंग नामक महोत्सव का कौन सा संस्करण हाल ही में मेघालय में मनाया गया। हाल ही में मेघालय में मनाया गया। चार ऑप्शन आपके सामने है साथियों। ऑप्शन ए 33वां, ऑप्शन बी 34वां, ऑप्शन सी 35वां, ऑप्शन डी 36वां। यहां पर आपके सामने मेघालय में कौन सा संस्करण मनाया गया था, कौन से उत्सव का, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, यहां पर सभी विद्यार्थी लगभग कमेंट करके बता दीजिए। साथियों, आपको बता देता हूं मेघालय, और मेघालय को आपको याद रखना देवताओं का घर भी कहते हैं। देवताओं का घर, देवताओं का घर किसे कहा जाता है, तो यह भी याद रखना मेघालय को कहते हैं। मेघालय में एक शहर पड़ता है और उस शहर का जो नाम है वाहियाजोर। वाहियाजोर ये जो शहर है, यहां पर 34वां संस्करण मनाया गया। संस्करण मनाया गया दोस्तों, तो ये याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि देवताओं का घर किसे कहा जाता है, मेघालय को कहा जाता है, और मेघालय में एक शहर पड़ता है वाहियाजोर शहर पड़ता है, जहां पर 34वां संस्करण मनाया गया था। कौन सा संस्करण? 34वां संस्करण मनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना साथियों। कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर बी। ये आपको बिल्कुल। पूजा मीणा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, राधे राधे जय श्री कृष्णा। हाँ, लगभग सभी साथियों का बिल्कुल सही आंसर आया। पटवारी भी आ गई है सर जी, बिल्कुल सभी के लिए मानता हूं मैं आपके लिए। अभी राजस्थान का जो बजट था वो भी आपके सामने पेश हो चुका है दोस्तों, तो इसके अंदर सारी वैकेंसियों का जिक्र हुआ था, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने जो ये बात आपको बताई है जेवेनल वाली, इस वैकेंसी को तो आपको ध्यान रखना है। और ग्रुप डी की वैकेंसी जो चल रही है दोस्तों, इसकी डेट आपके 1 मार्च तक कर दिया गया, यानी आपके लिए यहां पर 10 दिन और बढ़ा दी गई साथियों। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हो तो एक बार वो फॉर्म का अप्लाई कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए जीवन में हमेशा याद रहे कि अपन कोई भी एग्जाम को ना छोड़े। 2025 अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान के चलिए। इस अंतिम लक्ष्य में ऐसी तैयारी करनी है आपको, ताकि आपकी मंजिल मिल जाए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर साथियों। तो यहां पर याद रखना, यह मेघालय में आपका वाहियाजोर सैंग खिलवाड़ नामक महोत्सव 34वां संस्करण मनाया गया था। यह उत्सव एकता को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। किसको दर्शाने के लिए? एकता को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह प्रति वर्ष मनाया जाता है। यह प्रति वर्ष मनाया जाता है इस उत्सव को। याद रखना कौन मनाते हैं, तो खासी समुदाय के जो लोग होते हैं, खासी समुदाय के जो लोग होते हैं इस त्योहार को, इस उत्सव को मनाते हैं दोस्तों। तो यहां पर याद रखना मेघालय को देवताओं का घर भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है साथियों। आगे बात करता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है अगला। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, शानदार, बिल्कुल। आयुषी मीणा जी को राधे राधे, बंसी लाल जी अहिर को राधे राधे जय श्री कृष्णा,
और बिल्कुल साथियों बात करें 31वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया है? 31वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 18 अप्रैल को, ऑप्शन बी 20 अप्रैल को, ऑप्शन सी आपके 22 अप्रैल को, ऑप्शन डी आपके सामने 24 अप्रैल को। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल बबलू जी गोचर बता रहे चमकता वही है जो तूफानों से लड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मोटिवेशन शायरी के साथ में आप लोग यहाँ शुरुआत करते हैं और हमेशा उन व्यक्तियों का ही हमेशा मनोबल जो बढ़ता है वो कब बढ़ता है? जब आपके जुनून और ताकत आपके साथ में होती है। दोस्तों याद रखना, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। अगर आपको जिंदगी में अगर ऊंची उड़ान उड़नी है तो आपको जमीन पर बैठकर आसमान को नहीं देखना है, आसमान में जाकर आपको पंखों को खोलना है। ध्यान रखना दोस्तों। हाँ बिल्कुल, यहां पर बच्चे के कमेंट आ रहे हैं यहां पर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, लगभग सभी प्यारे विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 24 अप्रैल, यानी 31वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो निम्नलिखित में किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों याद रखना 24 अप्रैल। आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल 2024 को ये मनाया गया था। कब मनाया गया था? 24 अप्रैल 2024 को ये मनाया गया था। आपको ध्यान रखना यहां पर ये प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1900 बात करता हूं मैं आपके सामने। देखो भाई, हम बात करते हैं कि 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की स्मृति में इसे मनाया जाता है। याद रखना, यह प्रति वर्ष 24 अप्रैल को 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के स्मृति में मनाया जाता है, जिसे 1993 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1993 में लागू हुआ था। यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे साथियों। याद रखना, पंचायती राज से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना, प्रथम राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1950 के दशक की शुरुआत में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए सिफारिश की थी। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बनता है पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? एक होता है ग्रामीण पंचायत, एक होता है ब्लॉक पंचायत, एक होता है जिला पंचायत। तो याद रखना साथियों, पंचायती राज के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। यहां पर अगर बात आती है, ग्राम पंचायत क्या है? यह सबसे बुनियादी स्तर की ग्राम सभा होती है जो ग्रामीणों के लिए क्या करती है? कार्य करती है। अगर बात आती है ब्लॉक स्तर की, ब्लॉक पंचायत क्या होती है? तो यह परिषद गांवों के एक समूह को देखभाल करती है। अगर आती है दोस्तों बात जिला पंचायत की, बात आती है तो यह एक बड़े क्षेत्र की देखरेख रेखा करने वाली जिला परिषद है जो जिला पंचायती के अंतर्गत आता है। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा यहां से कि पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। ये तीनों स्तर को आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, यहां पर बच्चे का आंसर आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां पर इसका सही आंसर है दोस्तों कि कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 2024 को इसे मनाया गया था, पंचायती राज दिवस को। बात करता हूं मैं आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर तीसरा? देखिए ध्यान से पढ़िए। हाल ही में किस राज्य में त्रिशूरपुरम 2024 नामक सबसे बड़े मंदिर महोत्सव का आयोजित किया गया? हाल ही में किस राज्य में त्रिशूरपुरम 2024 नामक सबसे बड़े मंदिर महोत्सव को आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका केरल। क्या रहेगा आपका सही आंसर दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों, क्या रहेगा आपका सही आंसर? बताओ जल्दी से, जब तक आपकी कमेंट पढ़ रहा हूं मैं साथियों। तो याद रखना दोस्तों, ये त्रिशूरपुरम 2024 नामक सबसे बड़े मंदिर का जो महोत्सव आयोजित किया गया था दोस्तों केरल में। कहां पर किया गया था? केरल में। ये 10 मंदिरों का जो एक समूह बनकर यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। और इस स्थापना के साथ में जो अपने अगर इष्ट देव अगर माना जाता है तो शिव भगवान को, इष्ट देव शिव भगवान की प्रतिमा के अनुसार यह महोत्सव मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका सही आंसर रहेगा। बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। त्रिशूरपुरम 2024 मंदिर जो उत्सव है वो केरल भारत में आयोजित किया गया था। यह त्योहार वडकुल्लन नाहतन मंदिर, कौन है दोस्तों?
नाथन मंदिर में प्रति वर्ष मनाया जाता है। यह उत्सव 10 मंदिरों के गठबंधन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह उत्सव 10 मंदिरों के गठबंधन के द्वारा आयोजित किया जाता है। ग्राम पंचायत की अगर बात करते हैं, सॉरी, ये तो आपको पहले हो चुका है। ग्राम पंचायत तो आपको बता दिया मैंने, सबसे बुनियादी स्तर की ग्राम पंचायत सभा होती है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर त्रिशूरपुरम 2024 का सबसे बड़ा मंदिर है, वडकुन्ननाथ मंदिर है। ये 10 मंदिरों के गठबंधन के द्वारा इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और इस उत्सव की जो स्थापना 1790 से 1805 तक कोचीन के महाराजा राम वर्मा पिल्ला तम्परन द्वारा की गई थी। तो ये याद रखना, इस उत्सव की जो स्थापना कब की गई थी, 1790 से 1805 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? कोचीन के जो महाराजा थे राम वर्मा जी, इनके द्वारा यहां पर इसे स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। आगे बात करता हूं मैं क्वेश्चन की, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बच्चे देंगे सबसे पहले कमेंट करके बता दीजिए कौन बंदा सबसे पहले इसका आंसर दे सकता है। पूजा मीणा जी बता रहे डी ऑप्शन, बंसीलाल जी बता रहे डी ऑप्शन, प्रद्युमन जी बता रहे केरल जी, केरल बिल्कुल पहले का जो बिल्कुल आंसर दिया था बच्चों ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने आईपीएल से सबसे पहले 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया? हाल ही में भारतीय खिलाड़ी ने आईपीएल में सबसे पहले 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। कौन ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 200 विकेट लेने का आईपीएल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है? ऑप्शन आपके सामने है पीयूष चावला जी, जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन युजवेंद्र चहल और ऑप्शन डी है आर अश्विनी। तो यहां पर 4 ऑप्शन है साथियों। इन 4 ऑप्शन में से आपका बिल्कुल सही आंसर है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर युजवेंद्र चहल ने यहां पर आईपीएल में सबसे पहले 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर आपके कौन है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है साथियों। एक बार क्लास के वीडियो को लाइक कर देना और क्लास को दबा के शेयर कर देना साथियों। ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर लाइव सेशन जोड़ने का प्रयास करिए स्टूडेंटों को, ताकि उन्हें भी ये क्लासें निःशुल्क तरीके से मिल जाए और उनके भी जीवन में सफलता मिल जाए, अपनी मंजिल तक मिल जाए। मंजिल पाने के लिए, उसे मेहनत करने के लिए यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है कंटेंट, इस कंटेंट के लिए लाभ मिल जाए साथियों। बात करते हैं, बिल्कुल यहां पर बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने आईपीएल में सबसे पहले 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखना युजवेंद्र चहल ने, ये याद रखना साथियों। बात कर लेते थोड़े से, ये किसके लिए खेलते हैं, कौन से टीम के लिए? तो भारत और राजस्थान रॉयल के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इंडियन प्रीमियम लीग में 200 विकेट पूरा करने वाला पहला गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है। इतिहास रच दिया, किसने रच दिया? तो याद रखना युजवेंद्र चहल ने। दाएं हाथ के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में, कौन से स्टेडियम में? सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मैच में यह रिकॉर्ड बनाया है। कौन सी टीमों के मध्य मैच हुआ था दोस्तों? तो राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियन के बीच में खेले गए मैच में यह इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। युजवेंद्र चहल मुंबई के मोहम्मद नबी का विकेट लेकर 200 विकेट का लेने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। दोस्तों याद रखना, युजवेंद्र चहल ने मुंबई के मोहम्मद नबी का विकेट लेकर इन्होंने 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 2013 में आईपीएल में इन्हें खेलना प्रारंभ किया था। युजवेंद्र चहल अब तक मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स और बेंगलोर सहित 3 टीमों के लिए खेल चुके हैं। याद रखना, तीनों टीमों के लिए क्या कर लिया इन्होंने? खेल लिया। तो इन्होंने तीनों टीमों के लिए मेहनत करी है। तो ये पहले भारतीय ऐसे खिलाड़ी है दोस्तों जिन्होंने आईपीएल में 200 विकेट लेने का प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। तो कौन है यहां पर? तो याद रखना चहल। कौन है? युजवेंद्र चहल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर दोस्तों याद रखना, इन सभी क्वेश्चनों के साथ साथ आपके जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी लेकर आऊंगा बीच में जो आपके स्टैटिक जीके में काम आएगा। और स्टैटिक जीके एक महत्वपूर्ण भाग होता है आपका करंट अफेयर के साथ में, ताकि आप अपने जीवन में उसे पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि
तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। प्रद्युमन जी का बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी मोटिवेशन लाइन के साथ में बच्चों को इन्होंने गाइड किया है। उम्मीद करता हूं आपका भविष्य जितना जल्दी हो सके आप अपनी इसी प्रकार से मेहनत के साथ में अपनी तरक्की को जल्दी से मंजिल प्राप्त करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? दोस्तों ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ चुका है आपके। देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? ऑप्शन आपके सामने पश्चिमी मध्य रेलवे, ऑप्शन उत्तरी मध्य रेलवे, ऑप्शन सी आपके सामने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ऑप्शन डी आपके सामने पूर्व मध्य रेलवे। चार ऑप्शन आपके सामने। अगर बात करता हूं मैं सबसे बड़ी सबसे लंबी, तो याद रखना सबसे अधिक लंबाई की अगर बात करता हूं मैं, तो अधिक लंबाई वाला जो रेलवे का जो जोन है वो कौन सा? उत्तरी मध्य रेलवे। लेकिन अगर बात करते हैं कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है, तो याद रखना बिल्कुल पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की जो है आपके सबसे कम लंबाई है। यहां पर आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर बात आती है दोस्तों, कोलकाता मेट्रो रेलवे भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। कोलकाता मेट्रो रेलवे भारत का सबसे छोटा रेलवे, जिसकी लंबाई कितनी है? 27.22 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है दोस्तों? 27.22 किलोमीटर है। अगर बात आती है कि 29 दिसंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो रेलवे भारतीय रेलवे का 17वां जोन बन गया है। कौन सा जोन बन गया साथियों? 17वां जोन बन गया है। और ये ईस्ट कोस्ट रेलवे भारतीय रेलवे का दूसरा सबसे छोटा क्षेत्र है, जिसकी कुल मार्ग की जो लंबाई है 2204 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर? 2204 किलोमीटर है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। तो जो आपका जो क्वेश्चन बनता है यहां पर बन सकता है कि कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन की कुल लंबाई कितनी है? 27.22 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कोलकाता मेट्रो की स्थापना कब की गई थी? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर अगर 29/12/2010 की अगर बात करते हैं तो यहां पर भारतीय रेलवे ने 17वां जोन इसे बना लिया था। तो यहां पर इसको भी ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और बहुत अच्छे साथियों का यहां कमेंट आ रहा है। और राधे राधे सभी को साथियों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप अच्छे से। हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में रेल कोच कारखाना स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर में रेल कोच कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी पुणे में, ऑप्शन डी आपके सामने कपूरथला में। तो यहां पर इन तीनों जगह में तो आपका क्या है? रेल कोच कारखाना नहीं है। केवल आपके याद रखना है कपूरथला में क्या है? रेल कोच खाना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा साथियों। याद रखना। इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज आपको बता देता हूं मैं। ये जो आपका रेल कोच फैक्ट्री की बात आती है तो यह कपूरथला पंजाब भारत में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? कपूरथला पंजाब भारत में स्थित है। ये आपको पता है कि ये भारत में कौन सा? पंजाब राज्य पड़ रहा है। और पंजाब के यहां पर जो बात कर रहा हूं कपूरथला जो शहर है, इस शहर में आपका रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। यह फैक्ट्री कपूरथला शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर जालंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। कहां पर है दोस्तों? जालंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1985 में भारत के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया था। भारत में उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए यहां पर रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1985 में की गई थी। और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए भी इसे स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखना, इसकी प्रति वर्ष 1500 से अधिक कोचों का उत्पादन करने की क्षमता है। यहां पर जो इसकी स्थापना की गई तो दोस्तों रोजगार प्रदान करने के लिए, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए यहां पर स्थापित किया गया था। और दूसरी बात करता हूं मैं कि उत्पादन जो क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया था। 1500 से अधिक कोच आपके लिए यहां पर क्या करती है? निर्माण करती है, बनाती है। इसे आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बंसीलाल जी का डी ऑप्शन आ रहा है, प्रद्युमन जी का डी ऑप्शन आ रहा है, और राहुल लवंसी का बिल्कुल डी आंसर आ रहा है, पूजा मीणा जी का भी डी आंसर आ रहा है। लगभग प्यारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन बन रहा है आपका, देखो स्टैटिक जीके के 3 से 4 क्वेश्चन डाले थे मैंने, वो आपको संपूर्ण तरीके से आपको यार डिटेल के साथ में बता रहे हैं। बात कर लेते हैं, रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा माध्यम
क्या है? ऑप्शन ए पैसेंजर भाड़ा, ऑप्शन बी आरक्षित भाड़ा, ऑप्शन सी आपका माल भाड़ा, ऑप्शन डी अन्य सेवा। तो याद रखना माल भाड़ा है, यानी माल भाड़े से सबसे ज्यादा रेलवे में आमदनी होती है। तो माल भाड़े के द्वारा ही आपके सबसे ज्यादा रेलवे में क्या होती है? आमदनी होती है। जैसे आप कहीं भी किसी प्रकार से यहां पर माल पहुंचा रहे हैं, तो माल पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा हम बात करेंगे तो कोयले का। तो कोयला जो वस्तु है आपके सामने, इस कोयले के द्वारा सबसे ज्यादा यहां पर आपकी आमदनी होती है। माल भाड़ा आप जानते हैं, मालगाड़ी के अंदर आपके बहुत सारी सामग्रियां यहां पर देश विदेश में क्या होती है? पहुंचाई जाती है। तो यहां पर पैसेंजर ट्रेन तो चलती है, पैसेंजर ट्रेन में तो क्या होता है कि यात्रीगण क्या करते हैं? यहां पर यात्रा करते हैं। लेकिन यहां पर अगर मालगाड़ी की बात करते हैं तो मालगाड़ी नॉन स्टॉप तक चलती रहती है, लंबे टूर तक क्या करती है? ये यात्रा करती है, जिसके अंदर माल भाड़ा के द्वारा यहां पर सबसे ज्यादा आमदनी होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी आंसर है, और इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं, भारतीय रेलवे के लिए माल ढुलाई आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। माल ढुलाई का आय का एक स्रोत माना जाता है, प्रमुख स्रोत उसे मानते हैं। 2022 में भारतीय रेलवे ने लगभग 1.4 मिलियन मीट्रिक टन माल ढुलाई की, जिसमें प्रमुख स्रोत किसको माना है दोस्तों? कोयला। कोयला का सबसे प्रमुख स्रोत माना गया माल ढुलाई में। भारतीय रेलवे की अन्य आय जो स्रोत है, यात्री किराया है, पार्किंग है, भुगतान है, विज्ञापन आदि के लिए भी इसे स्थापित किया गया। इससे भी हमारा क्या होता है दोस्तों? यहां पर आमदनी होती है, इससे भी हम पैसा कमाते हैं साथियों। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किससे कमाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे होता है? तो याद रखना माल भाड़े से होता है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और पहला बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में विद्युत से चलने वाली पहली ट्रेन, भारत में विद्युत से चलने वाली पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? भारत में विद्युत से चलने वाली जो ट्रेन है, पहली ट्रेन है, वो कब चलाई गई थी? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए साथियों। हम अगर बात करते हैं दोस्तों, भारत में पहले ट्रेन कहां चली थी, तो आप जानते हैं यहां पर 34 किलोमीटर के दायरे में चलाई थी। और आप जानते हैं विद्युत की बात, अरे विद्युत से चलने वाली ट्रेन की, तो याद रखना दोस्तों 3 फरवरी कब चलाई थी? 3 फरवरी यहां पर 1925 में। कब चलाई थी? 3 फरवरी 1925 में सबसे पहले जो विद्युत से चलने वाली जो ट्रेन है, किससे चलने वाली? विद्युत से चलने वाली जो ट्रेन है उसे चलाया गया था। दोस्तों अगर बात करता हूं मैं कि जो रेलवे इंजन की अगर बात करता हूं मैं, रेलवे इंजन में 1500 डीसी सप्लाई के द्वारा 1500 डीसी सप्लाई के द्वारा इसे चलाया गया था दोस्तों, चलाया गया था। अगर बात करता हूं मैं कि रेलवे इंजन में पहली जो ड्राइवर थी, पहली ड्राइवर की अगर बात करता हूं मैं दोस्तों, तो कौन थी? सुरेखा यादव थी। और यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों कि विद्युत में, ट्रेन में अगर बात आती है दोस्तों, ट्रेन में अगर रेल इंजन की बात आती है, ट्रेन में जो रेल इंजन होता है, रेल इंजन में कौन सी मोटर प्रयोग में लेते हैं? तो डीसी सीरीज मोटर। कौन सी मोटर? डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करके चलाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों का, भारत में विद्युत से चलने वाली पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? 1925 में चलाई गई थी। पूरा अगर बोलेंगे तो 3 फरवरी 1925 को इसे चलाया गया था। और जब चलाया तो यहां पर याद रखना पहली जो ड्राइवर थी, महिला ड्राइवर कौन थी? पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव थी। कौन थी दोस्तों? सुरेखा यादव थी। और इसे 1500 डीसी सप्लाई के द्वारा चलाया गया था। और इसके लिए अगर बात करता हूं मैं, जो अगर इंजन के अंदर मोटर जो होती है वो कौन सी है? डीसी सीरीज मोटर। अगर डीसी सीरीज मोटर अगर ऑप्शन में नहीं है तो याद रखना सार्वभौमिक मोटर बोल सकते हो, या यूनिवर्सल मोटर के नाम से भी जान सकते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर के द्वारा भी हम रेलवे में 2200 एचपी क्षमता में बनाकर इसे चला सकते हैं। यहां पर इसके थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया, शिवाजी टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके अंदर, ये भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला
रेलवे हार्बर लाइन बॉम्बे विटी से कुर्ला हार्बर के बीच चलाई गई थी। यानी हम बोल सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच चलाई थी। यह ट्रेन 1500 वोल्ट डीसी द्वारा संचालित थी। 1500 वोल्ट डीसी द्वारा संचालित थी। डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट, जिसे हम बोलते हैं डिस्क धारा। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्क धारा। अगर बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक SLM इलेक्ट्रिक मोटिव लोकोमोटिव द्वारा इसे संचालित किया जाता है। बाद में इस लाइन को नाविक के इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक इसे क्या कर दिया दोस्तों? बढ़ा दिया था। याद रखना, पहली महिला अगर ड्राइवर की बात करता हूं तो सुरेखा यादव थी। और रेल व्हील फैक्ट्री की अगर बात आ जाती है तो कहां पर है दोस्तों? बेंगलोर में स्थित है। रेल व्हील फैक्ट्री अगर बात आती है तो कहां पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। ये थोड़ा से आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे जो आपको मैंने यहां पर आपको बताए। बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। देखिए भैया, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना साथियों, राजवंश की बात चल रही है तो यहां पर राजवंश कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण और कवन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है मौर्य वंश। कौन है दोस्तों? मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो फाउंडर है, संस्थापक कौन है? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये आपका सबसे प्राचीनतम राजवंश है जो मौर्य वंश है। तो इसका सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। यहां पर कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है। याद रखना साथियों। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते थोड़ा सा। अब आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो आपको भी मनोबल बढ़ता है, मंजिल आपको मिलने के लिए ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे पढ़ रखा है, मेरे को आता है। आयुषी मीणा जी बता रहे ऑप्शन नंबर ए। बंसीलाल जी अहीर बता रहे बिल्कुल बेंगलोर में, और बंसीलाल जी का ऑप्शन आ रहा है ए, ऑप्शन आ रहा है। सबके प्यारे बच्चों के आंसर आ। दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों, मजा नहीं आ रहा है क्लास आप शेयर नहीं कर रहे। आप जानते हैं जब तक क्लास शेयर नहीं करते तब तक हमारा भी मनोबल नहीं बढ़ता है। तो जब तक क्लास को शेयर करेंगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों। लौसांग उत्सव कहां मनाया जाता है? लौसांग उत्सव कहां मनाया जाता है? ऑप्शन ए तिब्बत में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी आपके केरल में। क्या रहेगा आपका सामने? आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही करेक्ट आंसर रहेगा साथियों? जल्दी से बताइए साथियों, उम्मीद करता हूं बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर देना प्रारंभ कर दिया। यहां पर लौसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? सिक्किम में मनाया जाता है। आपको बता देते थोड़ा सा। देखिए भाई, अगर बात आती है लौसांग उत्सव की तो सिक्किम में मनाते हैं, लेकिन अगर आता है लौसर उत्सव तो कहां मनाते हैं? लद्दाख में। देखो थोड़ा सा अंतर है। लौसर उत्सव की बात आती है तो लद्दाख में मनाया जाता है। अगर लौसांग उत्सव की अगर बात आती है तो यहां पर लौसांग उत्सव की अगर बात आती है तो सिक्किम में मनाया जाता है। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है केरल में कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है। केरल में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में कौन सा? तो तोरंग्या। कौन सा दोस्तों? तोरंग्या उत्सव मनाया जाता है। अगर बात आती है पोंगल उत्सव कहां मनाया जाता है तो याद रखना दोस्तों तमिलनाडु में। पोंगल उत्सव कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं उगादी उत्सव कहां मनाते हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। कहां पर मनाते हैं? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि केरल में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है। अगर बात आती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कौन सा? उगादी उत्सव मनाया जाता है। ये अन्य प्रकार के उत्सव होते हैं जिन्हें हर राज्य में अलग अलग जगह मनाए जाते हैं साथियों। तो आपका इसका प्यारा आंसर था आपका कि लौसांग उत्सव कहां मनाते हैं? सिक्किम में मनाते हैं। अगर इसी प्रकार से लोसर उत्सव अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना लद्दाख।
आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 11वें की। और ऑप्शन नंबर 11वां आप सभी ने पढ़ रखा होगा, कोई भी विद्यार्थी इसे गलत नहीं कर सकता है, कोई भी विद्यार्थी इसका गलत आंसर नहीं दे सकता है। ये इसीलिए लिया था मैंने, मैं सोच रहा हूं कि देखिए आज ऐसे क्वेश्चन लिया जाए ताकि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। स्टैटिक जीके के साथ में आपके करंट अफेयर भी लेकर आया हूं, तो दोनों कॉमन क्वेश्चन लेकर आया हूं साथियों, ताकि मुझे पता चले कि जो यहां पर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहां पर क्वेश्चन सभी मिक्स आज मैं लेकर आया हूं। और आज इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी बच्चे को देना है। यहां पर बात कर रहा हूं मैं लाख बख्श की, याद रखना दोस्तों, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन रजिया और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां पर 4 ऑप्शन है और बच्चों के आंसर आ रहे हैं। प्रद्युमन जी का सबसे पहले आंसर आया है और बिल्कुल यहां पर याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये इसे लाख बख्श की उपाधि दी थी। याद रखना दोस्तों, इन्होंने यहां पर दिल्ली संतलत की जो स्थापना की थी, नींव रखी थी दोस्तों, कब रखी थी? तो याद रखना यहां पर 1206 में। कब रखी थी दोस्तों? 1206 में। अगर बात करता हूं मैं 1210 की, तो 1210 में क्या हो गया दोस्तों? चौगान खेलते समय, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो हम बोल सकते हैं पोलो खेल खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी हुई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इन्होंने दिल्ली में, आपको पता है कि कुतुब मीनार की क्या करी थी? इन्होंने नींव रखी थी। यह भी आपको ध्यान रखना है, कुतुब मीनार की क्या करी थी दोस्तों? इन्होंने नींव रखी थी। यहां पर ये सारी बातें याद रखना है। तो लाख बख्श की उपाधियां किस शासक को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है साथियों। यहां पर हम इसके बारे में और भी जानते हैं, यहां पर बहुत सारी आपको चीजें बता देता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से, पिल बख्श के नाम से और कुरान खान और इसके अलावा मलिक के नाम से भी क्या करते हैं? जाना जाता है दोस्तों। याद रखना, 1206 में इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी और 1210 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कैसे हुई थी? तो यहां पर चौगान नामक खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली में यहां पर क्या किया था? कुतुब मीनार की नींव को रखा था। 2.5 दिन के झोपड़े को भी इन्होंने क्या किया था? बनवाया था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी। हम बात करते हैं दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से जिसने MSME म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है, निम्नलिखित में से किसने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। नरेंद्र मोदी, यहां पर याद रखना, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण जी, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। यहां पर आपको 4 ऑप्शन है साथियों। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि किन्होंने यहां पर म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। ये योजना क्या है साथियों? तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं। याद रखना दोस्तों, मुंबई में याद रखना, यहां पर जैसे मान लीजिए कोई भी निर्माणाधीन के लिए कार्य के लिए यहां पर 100 करोड़ रुपए तक का 100 करोड़ रुपए तक का लोन बिना क्या करते हैं दोस्तों? बिना गारंटी के ही हम क्या करते हैं? ले सकते हैं। किसी भी उपकरण के लिए इनके लिए यहां पर 100 करोड़ रुपए के लिए लोन यहां पर ले सकते हैं बिना गारंटर के। तो ये किसने दिया है दोस्तों? निर्मला सीतारमण जी ने। किसने दिया है? निर्मला सीतारमण जी ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। और ये निर्मला सीतारमण जी कौन है? तो याद रखना दोस्तों, वित्त मंत्री है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बिल्कुल सही आपके सामने है। हाँ जी बिल्कुल साथियों, हम बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में। ये देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यहां पर म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना क्या है ये दोस्तों? शुरू की गई है। यह योजना मुंबई में
मशीनरी उपकरणों के लिए 100 करोड़ रुपए तक के बिना किसी जमानत के ऋण देने के लिए शुरू की गई है। ये याद रखना दोस्तों, मुंबई में एमएसएमई को मशीनरी और उपकरणों के लिए 100 करोड़ रुपए तक के बिना किसी गारंटर के ये रुपए क्या करेगी, प्रदान कर देगी। तो ये आपको ध्यान रखना है जी, बिल्कुल आपके सामने। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां पर देखिए, प्रसिद्ध प्रतुल मुखोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? प्रसिद्ध प्रतुल मुखोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु में क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। ये कौन थे? तो आपको याद रखना, आप जानते हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। यहां पर इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री थे, गायक थे या राजनेता थे। तो कौन थे साथियों, जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका बिल्कुल आंसर है यहां पर गायक। कौन थे साथियों? तो प्रसिद्ध प्रतुल मुखोपाध्याय जो थे, ये गायक कलाकार थे। इनका 82 वर्ष की आयु में क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। याद रखना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सामने सी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की। देखो, ये कौन सी भाषा में है? तो याद रखना, बंगाली भाषा का अगर बात आती है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है कि यूएस चुनाव में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? तो याद रखना दोस्तों, बंगाली भाषा का। यूएस चुनाव में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? बंगाली भाषा का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध अम्मी बांग्ला गण गाई और डींगा भाषाओं सगोरे के लेखक है दोस्तों, और गायक भी है। तो यहां पर याद रखना, कौन कौन है जिनका निधन हो चुका है। थोड़ा सा हम निधन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, जिनका निधन हो गया है। तो बात करते हैं दोस्तों, हॉस्ट कॉलर, ये कौन थे दोस्तों? तो याद रखना, जर्मनी के नवे राष्ट्रपति थे। कौन थे? होस्ट कॉलर कौन थे? कोहलर कौन थे दोस्तों? ये जर्मनी के नवे राष्ट्रपति थे। अगर आगा खान चतुर्थ की बात करता हूं तो याद रखना, मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे। अगर बात आती है सेम नुजुमा कौन थी दोस्तों? तो याद रखना, नामीबिया की पहली राष्ट्रपति थी। कौन थी दोस्तों? नामीबिया की राष्ट्रपति थी पहली, है ना। अगर बात आती है महत सत्येंद्र दास, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन है दोस्तों? राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। कौन थे? राम मंदिर के मुख्य पुजारी। तो महत सत्येंद्र दास जी, ये इनका भी क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया। अगर बात करते हैं प्रभाकर कारेकर, ये कौन थे दोस्तों? तो शास्त्रीय गायक थे। इनका भी क्या हो गया, निधन हो गया। यहां पर ये प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो यहां पर निधन से अगर संबंधित प्रश्न आएगा तो यहां से आपका बाहर नहीं जाएगा साथियों। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ रहे हैं जी। बिल्कुल साथियों, एक बार व्यू को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिए। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छे प्रश्न लेकर आ रहे हैं साथियों। जिंदगी में अगर आपको मेहनत करनी है तो आप हमारे साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए। और उम्मीद के साथ मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जो यहाँ प्रश्न अगर लेकर आ रहे हो, ये प्रश्न आपको यहाँ हर एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। ये रामबाण साबित रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? क्या है आपके सामने क्वेश्चन? निम्न में से किसे हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों। एक है राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन है विठल सक्सेना जी, और ऑप्शन डी आपके सुखबीर सिंह संधू। तो यहां पर 4 ऑप्शन है साथियों। तो पहले कौन थे दोस्तों? तो याद रखना, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? राजीव कुमार। राजीव कुमार के स्थान पर इन्होंने किसने लिया स्थान की शपथ ग्रहण? किसने करी? ज्ञानेश कुमार जी ने। ये कौन है दोस्तों? यहां पर 26वें नंबर के नए मुख्य आयुक्त बनाए गए दोस्तों भारत के। तो यहां पर याद रखना कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार जी ने राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। तो ये कौन से नंबर के बन गए?
26वें नंबर के बन गए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपके सामने है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहां पर हम बात कर रहे हैं 25 जनवरी 1950 को हम चुनाव आयुक्त की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयुक्त की स्थापना की गई थी। हम ये भी बात करते हैं कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहां पर 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी दोस्तों। अगर बात करते हैं सबसे पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयोग कौन थे दोस्तों, तो याद रखना सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे जो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयोग थे। यहां पर बात करते हैं कि राजीव कुमार जो थे, इनके स्थान पर ज्ञानेश कुमार जी ने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ क्या किया, ग्रहण किया, नियुक्त किया गया। सरकार ने विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की भी घोषणा की है दोस्तों। किसे की गई है? विवेक जोशी जी को। किसको की गई है दोस्तों? विवेक जोशी जी को। बिल्कुल मीना जी का यहां पर आंसर आ रहा है। प्रद्युमन जी भी आंसर दे रहे हैं, बंसीलाल जी बहुत बढ़िया, ज्ञानेश कुमार जी का। लगभग सभी बच्चों के अच्छे कमेंट आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके लेवल के हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो कभी भी आ जाए कि 25 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, तो याद रखना यहां पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो ये याद रखना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अपने आप प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों, और उन प्रश्नों के आंसर भी आपको 100% आते हैं। थोड़ा सा आप भावुक होइए, मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। याद रखना साथियों, निम्न में से किस राज्य ने भारत के पहली समर्पित वैश्विक समता केंद्र नीति 2025 को लॉन्च किया है दोस्तों? निम्न में से किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित वैश्विक समता केंद्र नीति 2025 को लॉन्च की गई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपके उत्तराखंड। जल्दी से कमेंट करिए साथियों, जल्दी से कमेंट करिए, आपके सामने है। और आप जानते हैं यहां पर बच्चे कमेंट कर रहे हैं लगातार, और लगभग प्रद्युमन जी का तो आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है, और मीना जी का बिल्कुल यहां पर आंसर आ रहा है दोस्तों। बंसीलाल जी का भी आंसर आ रहा है। चलो भाई, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग। देखिए, बात कर लेते हैं हम। यहां पर हम बात करें, निम्न में से किस राज्य ने भारत के पहले समर्पित वैश्विक समता केंद्र नीति 2025 को लॉन्च किया है दोस्तों? बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। एमपी, मध्य प्रदेश ने। किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और मुझे कमेंट करके आज जरूर बता देना साथियों कि जिन विद्यार्थियों ने स्टार्टिंग से क्लास देखी, उनके अभी तक का स्कोर कितना सही निकला है, कितने प्रश्न राइट निकले। अगर आपका पर डे का स्कोर अगर बढ़ रहा है साथियों, मैं वादा करता हूं कि आपके जीवन में आने वाले टाइम पर आप पूरे में से पूरे प्रश्न करके आएंगे। ये करंट अफेयर की गारंटी लेता हूं मैं। हाँ, एमपी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों का आंसर मध्य प्रदेश। यहां पर बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? याद रखना साथियों, 4 ऑप्शन है। मस्कट, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन डी जापान। तो यहां पर हाल ही में किस स्थान पर 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो याद रखना दोस्तों, मस्कट में। कहां पर किया गया? मस्कट में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका। हम बात करते हैं मस्कट क्या होता है, तो देखिए 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन किया था, मस्कट में किया गया था। इस सम्मेलन की जो थीम है दोस्तों, याद रखना, थीम 100% पूछता है। थीम क्या है? समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा करना। याद रखना, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज यात्रा की शुरुआत करना। और बात करते हैं इस सम्मेलन में भारत की तरफ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने यहां पर भाग लिया था?
कौन गए थे दोस्तों वहां पर? तो याद रखना दोस्तों, विदेश मंत्री गए थे। और विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर जी। कौन है दोस्तों? एस जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया था। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर इस सम्मेलन में आठवें हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था मस्कट में किया गया था, यहां पर कौन से अपने भारत की तरफ से गए थे? तो याद रखना विदेश मंत्री गए थे। उनका नाम क्या है? जयशंकर जी। क्या नाम है दोस्तों? जयशंकर जी। ये यहां पर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, भारत की तरफ से एकमात्र व्यक्ति थे विदेश मंत्री, है ना। आगे बात करते हैं। लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों। उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन आपको मैंने आज करवाए थे एक बार इसे रिपीट कर जरूर देख लेना साथियों। और रेगुलर क्लास आपके 7 बजे से रहती है। और आप उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रश्न आपके बने हैं एक बार मुझे स्कोर करके बता दीजिए कितने विद्यार्थियों का सही स्कोर आया है दोस्तों। मैंने टोटल जितने क्वेश्चन करवाए थे आज के, कितने क्वेश्चन करवाए थे? तो मैंने लगभग आपके यहां पर 16 क्वेश्चन करवाए थे। तो 16 में से कितने विद्यार्थियों का सही आंसर निकला है एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए साथियों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत जल्द एक महा मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं जिसके अंदर संपूर्ण पूरा जनवरी का और संपूर्ण पूरा फरवरी का आपका करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे जिसको आप आसानी से क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए साथियों किस किस का आया है। अब हम आपके सामने दोस्तों आपके प्रश्न संपूर्ण हो चुके हैं। तो अब आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए और जीवन में खूब तरक्की करिए, यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग साथियों, शुभ रात्रि रहे सभी विद्यार्थियों की।